दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस मॉक टेस्ट सीरीज जो मैं चला रहा हूँ उसकी उसी कड़ी में आज मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं को आईआरडीए द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। कौन सी संस्थाओं को आईआरडीए द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा है बीमा कंपनी को, दूसरा है बीमा एजेंट, तीसरा है दलाल और चौथा है बीमा कंपनी के कर्मचारी को। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी होती है वो विनियमित नहीं किया जाता है, उसके द्वारा कौन सा नहीं किया जाता वो आपको बताना है। देखिए, बीमा कंपनी जो है आईआरडी के अंडर में आती है, बीमा एजेंट भी आईआरडी के अंडर में आएगा और जो दलाल यानी जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, वो भी आईआरडी के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन बीमा कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो इस आईआरडी द्वारा विनियमित नहीं किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका डी ऑप्शन है, यानी कि बीमा कंपनी के कर्मचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीमा एजेंट का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस एजेंट का प्रतिनिधित्व करता है वो आपको बताना है यहाँ पर। ए बीमा कंपनी के द्वारा, दो जो बी ऑप्शन हमारा है उप एजेंट यानी सब एजेंट के द्वारा, तीसरा है को एजेंट यानी सह एजेंट के द्वारा, चौथा जो डी ऑप्शन है वो है दलाल के द्वारा। तो ये इसमें से आपको आंसर बताना है कि बीमा एजेंट का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए आंसर है, यानी बीमा कंपनी जो है बीमा एजेंट का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करने से मैं बता दूं पहले कि जिन लोगों ने हमारे प्लेलिस्ट में अभी तक विजिट नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों के मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा और उम्मीद करूँगा उसका हल हम आपको ज़रूर दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एजेंसी नियुक्त पत्र द्वारा दिया जाता है। एजेंसी नियुक्त पत्र द्वारा दिया जाता है भारत सरकार या आईआरडी के द्वारा, यानी जो लाइसेंस आपको मिलता है, ठीक है, वो नियुक्त पत्र किसके द्वारा दिया जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, यहाँ पर हिंदी जो लिखी हुई है एजेंसी नियुक्त पत्र जैसे दिया हुआ है, ठीक है, तो हिंदी कुछ टफ है तो उसका आप इंग्लिश वर्जन कर सकते हैं। इंग्लिश में आप समझ करके उसको आंसर दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। कहीं कहीं पर हिंदी जो है काफ़ी टफ है तो समझने में दिक्कत होती है, या क्वेश्चन को आप एक से दो बार पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए भारत सरकार के द्वारा, दूसरा है आईआरडी के द्वारा, सी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा और डी जो है बीमाकर्ता के द्वारा। तो एजेंसी नियुक्त पत्र द्वारा दिया जाता है बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी के द्वारा जो है वो लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एजेंसी नियुक्त पत्र क्या है, लाइसेंस हो जाता है आपका काम करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नवीनतम बीमा नियमों में क्या निषिद्ध नहीं है। जो नवीनतम यानी नए बीमा जो रूल्स रेगुलेशंस आए हुए हैं उसमें क्या निषिद्ध नहीं है वो आपको बताना है। छूट है, बी हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग है, सी कमीशन का साझाकरण है और डी हमारा आयोग है। तो इनमें से आपको आंसर हमें आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपका डी आंसर रहेगा, यानी आयोग। तो नवीनतम बीमा नियमों में क्या निषिद्ध नहीं है, जो आयोग है वो निषिद्ध नहीं है। ठीक है, कमीशन का साझाकरण भी निषिद्ध किया गया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हैं और छूट भी नहीं, आप रिबेट भी नहीं दे सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है निषिद्ध हैं और आयोग जो है वो निषिद्ध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस स्टेटमेंट की पहचान करें जो सही नहीं है, बीमा एजेंट को चाहिए।
देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर आपको 1 से 2 बार, मैं बार-बार रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर पढ़ लें, ताकि क्वेश्चन में जो नहीं है और है, मान लीजिए क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। कभी-कभी जल्दबाजी में नहीं अगर पूछ रहा है, सही नहीं है, तो आप सही वाला ही कर देते हैं जो होना नहीं चाहिए आपके साथ में, ठीक है? तो इसलिए आप जो क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ते रहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। उस स्टेटमेंट की पहचान करें जो सही नहीं है, बीमा एजेंट को चाहिए। ए, ग्राहक द्वारा पूछे जाने पर कमीशन के पैमाने को सूचित करना है। बी, छूट के माध्यम से आयोग को साझा करें। सी, मांग पर अपने लाइसेंस का खुलासा करें। डी, प्रीमियम का आरोप लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उस स्टेटमेंट की पहचान करनी है जो सही नहीं है, ठीक है? ग्राहक द्वारा पूछे जाने पर कमीशन के पैमाने को सूचित करना चाहिए। मेरी समझ से हाँ, ये किया जाना चाहिए, ठीक है? बी क्या है? छूट के माध्यम से आयोग को साझा करें। बी, मांग पर अपने लाइसेंस का खुलासा करें, यानी अगर जिसके पास आप कस्टमर के पास गए हैं, वो लाइसेंस अगर आपसे डिमांड कर रहा है कि लाइसेंस अपना दिखाइए, तो जो है आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो सी ऑप्शन भी सही है। और डी देखते हैं कि बी, प्रीमियम का आरोप लगाया जाना चाहिए, ठीक है? तो ये भी आपका जो है सही लगाया जाना चाहिए है, यहाँ पर नहीं होता तो ज़ाहिर-सी बात है सही होता, बट यहाँ पर लगाया जाना है तो ये भी सही नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका सही है, यानी छूट के माध्यम से आयोग को साझा करना यहाँ पर स्टेटमेंट इसका नहीं हो, बीमा एजेंट को ये करना नहीं चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन-सा गलत है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है, एक एजेंट से बीमाकर्ताओं को प्रॉस्पेक्टस के सभी प्रासंगिक तथ्यों को सूचित करने की उम्मीद है। बी, नामांकन पर विवरण पत्र की सलाह है। सी, ऑफर दरों यानी बीमाकर्ता द्वारा की पेशकश की तुलना में अलग। और डी है, दावा निपटान में सहायता प्रदान करना। तो इसका जो आंसर रहेगा, देखिए पहला भी सही है, दूसरा नामांकन पत्र पर विवरण पत्र की सलाह भी सही है, डी भी सही है, और सी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, यानी ऑफर दरें जो ऑफर होते हैं बीमाकर्ता द्वारा की पेशकश की तुलना में अलग, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत में बीमा व्यवसाय से जुड़ा नहीं है? कौन सा अधिनियम बीमा व्यवसाय से नहीं जुड़ा है, ये आपको बताना है। ईएसआईसी अधिनियम 1948, बी, ईसीजी अधिनियम, सी, एलआईसी अधिनियम 1956, और डी है हमारा आयकर अधिनियम 1961। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम जो है भारत में बीमा व्यवसाय से नहीं जुड़ा है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका देखिए डी ऑप्शन है, आयकर अधिनियम 1961 जो है वो आपका इससे बीमा अधिनियम से नहीं जुड़ा हुआ है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आईआरडी के नियम बीमाकर्ताओं के दायित्वों को निर्धारित करते हैं, इनमें से कौन सा सही है? आईआरडी के नियम बीमाकर्ताओं के दायित्वों को निर्धारित करते हैं, इनमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा, ए ऑप्शन है, बिक्री के स्थान पर। दूसरा है पॉलिसी सर्विसिंग की ओर। तीसरा है खर्चों के नियंत्रण में। और चौथा है ग्राहक संबंध प्रबंधन में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि ग्राहक संबंध प्रबंधन, ठीक है? आईआरडी के नियम बीमाकर्ताओं के दायित्वों को निर्धारित करते हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यानी जो कस्टमर का रिलेशन मैनेजमेंट होता है उसको ये आईआरडी दायित्वों को निर्धारित करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमा एजेंट के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता कितनी है? कितना पास होना चाहिए बीमा एजेंट को बनने के लिए? ठीक है, यानी जो लाइसेंस आप बीमा एजेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है वो यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है, ग्रेजुएट होना चाहिए। बी, 10वीं पास होना चाहिए। सी, आपको पीजी होना चाहिए यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए। और डी ऑप्शन है हमारा, 7वीं पास होना चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपको
10वीं पास होना चाहिए, यानी 10th क्लास आपको पास होना चाहिए बीमा लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक से अधिक जीवन बीमा कंपनी या सामान्य बीमा कंपनी या दोनों जो साथ में रहे हैं, वो एजेंट रख सकता है, सर्वेयर रख सकता है, समग्र एजेंट रख सकता है, या इनमें से कोई नहीं रह सकता है। देखिए, एजेंट अगर जो बन रहा है, यानी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जिस कंपनी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस कंपनी का ही लाइसेंस आपको मिलेगा और अथॉरिटी आपको वही रहेगी कि उसी कंपनी की आप जो पॉलिसी है, उत्पाद हैं, वो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। सर्वेयर के पास कोई भी ये दायित्व तो नहीं होता है, ठीक है, बीमा पॉलिसी सेल करने का। और तीसरा जो ऑप्शन हमारा है वो समग्र एजेंट, यानी जो सभी प्रकार के जैसे ब्रोकर्स होते हैं, सभी प्रकार के लाइसेंस उसमें समाहित होते हैं और सभी प्रकार की कंपनियां एक साथ वो एक से अधिक कंपनियों की भी जो पॉलिसी है वो सेल कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मिंट प्रो है, policybazaar.com है, बहुत सारी कंपनियां रिलेटेड हैं इसमें, तो एक साथ कई कंपनियों के वो उत्पाद जो हैं बेच सकती हैं। तो फिलहाल ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।